अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 38 हम आज डिस्कस करेंगे, कल्चर आइडेंटिटी एंड ELT। बेसिकली लैंग्वेज सीखते हुए कल्चर आइडेंटिटी के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उन सब पर हमने डिस्कशन करनी है। तो इजी लेसन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इजी ही होगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 205 से, जिसमें बेसिकली लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस तरह से हम लैंग्वेज किस स्टेज से गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पहले तो लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई गई है कि लैंग्वेज एक तरह से क्या है। ये एक तरह से शेयर्ड सेट ऑफ वर्बल कोड्स है, और उसके अलावा ये एक तरह से कम्युनिकेटिव फिनोमेना है। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ शेयर्ड सेट ऑफ वर्बल कोड्स एंड एज अ जेनेरिक कम्युनिकेटिव फिनोमेना, स्पेशली इन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टीचर में टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्पोकन और रिटन लैंग्वेज दोनों तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू रीड एंड राइट, लर्न द डिस्कोर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। उसके अलावा बताया गया कि स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है पढ़ना लिखना। ठीक है, उसके अलावा लर्न करता है डिस्कोर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन जो होती है। ठीक है, उस सबको लर्न करता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि व्हेन इट कम्स टू द डिस्कशन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन बोथ डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। व्हाट द मीन ऑफ दिस थिंग, इट मीन्स के एक डेफिनेशन तो ये है ना कि वर्बल सेट ऑफ कोड्स हम कह सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, ये एक तरह से शेयर्ड सेट ऑफ वर्बल कोड्स है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक तरह से कम्युनिकेटिव फिनोमेना भी है, जेनेरिक कम्युनिकेटिव फिनोमेना भी है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बताया है कि दोनों लिहाज से दोनों डेफिनेशंस जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप दोनों चीज़ें लिख दें, दोनों आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, उसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड एजुकेशन, तो हैलिडे जो था उसने डिवाइड किया था लैंग्वेज लर्निंग को 3 ह्यूरिस्टिक कैटेगरीज में, जो कि रेलेवेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से। उनमें हमारे पास एक लैंग्वेज लर्निंग आ जाता है, एक लर्निंग थ्रू लैंग्वेज आ जाता है, और एक लर्निंग अबाउट लैंग्वेज आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली किसको हाईलाइट करता है, बेसिकली लर्नर की नीड्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, जिसको हम लैंग्वेज नीड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लर्नर लैंग्वेज लर्न कर रहा है किस लिए, फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि चिल्ड्रन डेवलप यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी। यहाँ पर वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू यूज़ कॉम्प्लेक्स ग्रामर वोकेबलरी। ठीक है, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है इस स्टेज पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा टीचर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है लैंग्वेज लर्न करने में डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि स्टूडेंट के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया कि जैसे यंग चिल्ड्रंस हैं तो उन्हें हेल्प आउट किया जाता है करिकुलम से, उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम से। ठीक है, उसी तरह अगर हम सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी लेवल पर देखें तो वो लर्न करते हैं कि उन्हें किस तरह से रीड करना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यहाँ पर इस स्टेज पर फोकस करते हैं लैंग्वेज नीड्स के ऊपर। ठीक है, जो स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वायरमेंट बेसिकली रेफर करता है। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, इसमें हम सिंपल लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। आप ये याद रख सकते हैं। वो स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, हम वोकेबलरी लर्न कर रहे हैं, पढ़ना लिखना जान रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर आते हैं, वो हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग है। उसके अलावा लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो लैंग्वेज के थ्रू दी जाती है ना, तो बेसिकली लैंग्वेज थ्रू लर्निंग का यही मतलब है। उसके अलावा टीचर क्या करता है, मेन पार्ट है लेसन आस्क क्वेश्चन और क्या स्ट्रेट डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन जितनी भी होती है उसको मैनेज करता है। ठीक है, अरेंज करता है। उसके अलावा असाइन करता है रीडिंग राइटिंग टास्क, डिफरेंट टास्क होते हैं, वो सब लैंग्वेज के थ्रू होते हैं। तो लास्ट लाइन में क्या बताया गया, क्या टीचर कैन अडॉप्ट डिफरेंट टेक्निक्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि टीचर जो है वो अडॉप्ट करता है डिफरेंट टेक्निक्स को स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। उसमें हमारे पास स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें टीचर जो होता है वो गाइड करता है स्टूडेंट को, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है कि लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है,
लैंग्वेज के बारे में लर्न करना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा कि द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज इन ELT, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। तो इसमें क्या क्या होता है, द कवरेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। इसमें हमने क्या करना है कि लैंग्वेज के बारे में लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज आ जाता है और सेकेंड लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इस कैटेगरी को हम जो है वो कहते हैं लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में बताया गया कि द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर रिवॉल्व अराउंड द एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक। बेसिकली जो ये लास्ट स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज ऐड होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है टीचर जो होता है और लर्नर जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक्सप्लोर करता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल ग्रामर आ जाता है, वोकैबुलरी आ जाता है, एक्सेंट आ जाता है, लैंग्वेज बोलने का तरीका होता है, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको जो है वो बेहतर तरीके से समझ रहा होता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके जिनकी ये लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा फ्लुएंट और आप कह सकते हैं एक्यूरेट जो है वो लैंग्वेज का यूज़ कर सके। तो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी जो है उसके साथ लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट स्टेजेस के साथ से जो है वो गुजर रहा होता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ये जो है वो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो 204 था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक 205 बताया गया है, जिसमें हमने आइडियोलॉजी, लैंग्वेज वैरायटीज़ और कल्चर पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पर हम आइडियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे और उसका रिलेशनशिप देखेंगे लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अब सिम्पसन के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है। उसका मानना ये था कि आइडियोलॉजी बेसिकली शेयर्ड सेट ऑफ अजम्पशन है, बिलीफ है, वैल्यूज़ है किसी भी पार्टिकुलर सोशल ग्रुप की, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया था कि जितने भी कॉन्सेप्ट है ना आर डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज पर रिलाई करते हैं और हर चीज़ जो है वो लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। ये सिम्पसन का कॉन्सेप्ट था, आपने याद रखना है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज और आइडियोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। फेयरक्लफ के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है। उसका मानना ये था कि आइडियोलॉजी आर एक्वायर्ड, एक्सप्रेस्ड एंड इनैक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आइडियोलॉजी बेसिकली हासिल की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है और इस पर एक्ट किया जाता है, ठीक है। वो किसके थ्रू किया जाता है, लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसने मज़ीद जो है वो आगे एक्सप्लेन किया था, ई फर्दर कंटेंडेड दैट एनी वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ आइडियोलॉजिकली मार्क्ड, यानी कि लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो एक तरह से आइडियोलॉजिकली निशानज़द है या मार्क्ड है, ठीक है। When it comes to ELT, जब वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में आता है, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है या इन दोनों को समझना, इनकी इंपॉर्टेंस को समझना जो है वो किसी भी लैंग्वेज लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर ऑल दोज इन्वॉल्व इन लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि जितने भी लोग जो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए लैंग्वेज और कल्चर का रिलेशनशिप जो है वो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का आपस में एक तरह से गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज इज़ फॉर्म्ड बाय कल्चर वाइल कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, यानी कि दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। विदाउट कल्चर लैंग्वेज कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्वायर्ड नर इट कैन बी इफेक्टिवली एक्सप्रेस्ड एंड ट्रांसमिटेड, एंड विदाउट कल्चर लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट। बता रहे हैं वो यहाँ पर कि लैंग्वेज बगैर जो है वो कल्चर कम्प्लीटली हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही कल्चर के बगैर लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद आगे एक पॉइंट बताया है कि कल्चर जो है वो शेप करता है लैंग्वेज को और इसी तरह लैंग्वेज भी उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है और लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर जो है उन दोनों की इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो ये यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज, कल्चर, आइडियोलॉजी किसी ना किसी रेफरेंस से जो है इनका रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि एक दूसरे से अलग नहीं है। उसके अलावा थैनासोलस जो है उसने क्या बताया था 2001 में कि लैंग्वेज डज नॉट exist apart from culture, that is from the socially inherited assemblage of practice and belief that determine that texture of our lives। बेसिकली यहाँ पर थैनासोलस बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज जो है वो अलग नहीं है कल्चर से, ठीक है, यानी कि ये दोनों इनसेपरेबल हैं और लैंग्वेज जो है वो एक स्पेशल टूल है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि लोग कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशली इन्वायरमेंट जो होता है, सोशल इन्वायरमेंट जो होता है उनमें किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ थैनासोलस के अकॉर्डिंग बताई गई है। उसके अलावा उसने बताया था कि इट इज़ अ की टू द कल्चर पास्ट ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि ये जो है वो एक तरह से कल्चरल की है, यानी कि अनलॉक द हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू जो है हम देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से काम करती है, ठीक है, वो किस तरह से गाइड करती है किसी भी सोसाइटी का, एक तरह से हम जितनी भी हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो एक तरह से कल्चर पास्ट ऑफ ए सोसाइटी है, ठीक है।
उसके अलावा अ गाइड टू अ सोशल रियलिटी, बेसिकली जो है वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है, उनकी कल्चरल नॉर्म्स जो होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह की एक तरह से ये गाइड होती है, ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल में उन्होंने बताया है कि दिस इज़ क्लियरली सीन इन इमिग्रेंट सोसाइटी, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, इमिग्रेंट्स जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब दीज इमिग्रांट्स आर अकस्टम्ड टू अ सर्टेन लैंग्वेज, यानी कि जब वहाँ जाते हैं तो अपने साथ अपनी लैंग्वेज भी लेकर जाते हैं। देयर फोर डिस्पाइट द असिमिलेशन विल कंटिन्यू टू यूज़ इट एंड कीप इट अलिव क्रिएटिंग डिफरेंट एंड कल्चर सोसाइटीज इन दिस फॉरेन लैंड टू कीप द लैंग्वेज अलिव। यानी कि वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलते, ठीक है, उसको ज़िंदा रखते हैं। तो ये एग्जांपल बताई गई है कि लैंग्वेज कल्चर ये कभी भी आपसे अलहदा नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी कभी भी आपसे अलहदा नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 206 है जिसमें आइडेंटिटी और ईएलटी की बात की गई है। पीछे हमने आइडियोलॉजी पढ़ा है, अब यहाँ हमने जो है वो आइडेंटिटी पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक 206 बेसिकली आइडेंटिटी का टॉपिक है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज और आइडेंटिटी जो है एक तरह से भी इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इनको समझने से पहले, इनका रिलेशनशिप समझने से पहले जो है वो हमें ये समझना होगा कि आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब नॉर्टन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आइडेंटिटी इज़ हाउ पीपल अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड, हाउ दिस रिलेशनशिप इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड हाउ पीपल अंडरस्टैंड देयर पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर। बेसिकली नॉर्टन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्या है कि कैसे लोग जो है वो अपना रिलेशनशिप दुनिया के साथ समझते हैं, ठीक है, किस तरह से वो रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करते हैं टाइम के साथ, ठीक है, जगह के साथ, सिचुएशन के हिसाब से, फ्यूचर में वो क्या करेंगे वो सब कुछ समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसमें किस तरह से फिट होते हैं, उन रिलेशनशिप्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और आगे फर्दर जो है वो अपने फ्यूचर में किस तरह से काम करते हैं या कोई गोल सेट करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी बेसिकली ये रेफ़र करता है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट ने जो है वो फर्दर जो है वो नॉर्टन के आइडिया ऑफ आइडेंटिटी को जो है वो एक्सप्लेन किया है और क्या कहा है कि आइडेंटिटी इज़ रिलेटेड टू अ डिज़ायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, अफिलिएटेड एंड द डिज़ायर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी कि इसका मानना ये है, 1992 में इसने बताया था कि आइडेंटिटी की कुछ डिज़ायर जो होते हैं उनके साथ कनेक्ट होती है, जिसमें हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचान का डिज़ायर हो सकता है, अफिलिएटेड किसी ग्रुप के साथ मुंसलिक होने का डिज़ायर हो सकता है, और उसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी का डिज़ायर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उसने आइडेंटिटी को इस तरह से बताया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि दीज डिज़ायर्स आर रियलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू ही समझे जा सकते हैं। उसके अलावा इन दिस रिगार्ड बोर्डियू जो है 1997 में उसने क्या बताया है कि वी कैन नॉट डिनाई द रिलेशनशिप बिटवीन आइडेंटिटी एंड सिम्बॉलिक पावर, यानी कि हम आइडेंटिटी और पावर, सिम्बॉलिक पावर जो है, इनके रिलेशनशिप से इनकार नहीं कर सकते। उसने मज़ीद आगे एग्जांपल से एक तरह से बताया है कि ही सेड दैट द वैल्यू ascribed to speech cannot be understood apart from the person who speaks and the person who speak cannot understand apart from larger network of social relationship। तो बेसिकली वो यहाँ बताना चाह रहे हैं, इन 3 लाइंस का जो बेसिक मतलब है वो क्या है कि हम जो है वो लैंग्वेज को या किसी के अल्फाज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें उस इंसान का पता ना हो कि वो इंसान कौन है, और इसी तरह हम उस इंसान को भी नहीं समझ सकते जब तक हमें उसके सोशल रिलेशनशिप्स का ना पता हो, उसके नेटवर्क का ना पता हो बाकी लोगों के साथ, सोशल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जो डिबेट है लैंग्वेज और आइडेंटिटी पर, ये एक तरह से और तरह की डिबेट जो है वो जनरेट कर देता है, जो कि क्वेश्चन पैदा करती है कि ओनरशिप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, ये किसकी जो है वो ओनरशिप है इंग्लिश लैंग्वेज पर, या फिर हु ओन्स द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो एक तरह से एक न्यू डिबेट है जो कि बोर्डियू के कॉन्सेप्ट से आगे आई है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी और ईएलटी का कॉन्सेप्ट था टॉपिक 206 में। यहाँ पर मैंने 3 लिंग्विस्ट जो हैं उनके नाम मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आप लोगों को जस्ट उनका कॉन्सेप्ट पता हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी पर बताएं तो आपने इन तीनों के कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 लिख देना है ईजी वर्ड्स में, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 207 आ जाता है। अब हमने इसमें ओनरशिप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है। Ownership has become a matter of contestation in the field of English linguistics and English education। ओनरशिप बेसिकली बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज किसके मातहत है या फिर ये किससे बिलोंग करती है। हम मोस्टली समझते हैं कि जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनकी ओनरशिप है इंग्लिश लैंग्वेज पर, ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसकी ओनरशिप है, कि डज़ द ओनरशिप ऑफ इंग्लिश बिलोंग टू अ नेटिव स्पीकर, कि क्या ये नेटिव स्पीकर से बिलोंग करती है, और डज़ इंग्लिश आल्सो बिलोंग टू नॉन नेटिव स्पीकर, और क्या ये नॉन नेटिव स्पीकर से भी बिलोंग करती है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इनको हमने आगे फर्दर पढ़ना है और इनके आंसर जानने की कोशिश करनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर परगमिंगियानी जो है उसके अकॉर्डिंग 2010 में बताया गया है कि मुख्तलिफ जगहों से जो है वो लोग एक तरह से इसको यूज़ करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते एक पार्टिकुलर ग्रुप के साथ जो है वो लिंक है। इसलिए उसने बताया है कि द ओनरशिप ऑफ इंग्लिश इज़ अ मल्टीलिंगुअल सेटिंग, ठीक है, यानी कि इंग्लिश ओनरशिप जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको जानना, ठीक है। इसलिए उन्होंने बताया कि एक मल्टीलिंगुअल सेटिंग में जो है वो है, इसलिए इसको हम कह नहीं सकते कि किसी ख़ास ग्रुप के साथ जो है वो लिंक है। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद आगे बताया है कि इंग्लिश इज़ यूज्ड बाय स्पीकर फ्रॉम पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो इन 3 लाइन का अगर मैं मतलब बताऊँ तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जगहों से जो है वो लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ताहम कुछ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को फील करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर इट बिलोंग्स टू नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जापान जो है उसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि स्टूडेंट बिलीव्स दैट कि इट इज़ रॉन्ग टू डी वैल्यू एनी वैरायटी इन इंग्लिश एंड कंपेयर इट टू द लैंग्वेज ऑफ नेटिव स्पीकर, यानी कि गलत है कि इसको जो है वो आप किसी भी वैरायटी को या इंग्लिश को जो है वो डी वैल्यू करें या इंपॉर्टेंट ना दें, या फिर उसको जो है वो कंपेयर करें नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यानी कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स के साथ। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सेवरल स्टडीज़ जो हैं वो चैलेंज करती हैं इंग्लिश की ओनरशिप को, बिकॉज विद द एक्सपेंशन ऑफ स्पीकर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर ओनरशिप ऑफ इंग्लिश। डिबेट जो है वो एक तरह से हुई है जो कि चैलेंज करती है इंग्लिश की ओनरशिप को बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ स्पीकर नॉन नेटिव, ठीक है, यानी कि नॉन नेटिव स्पीकर्स जो हैं उनके एक्सपेंशन की वजह से। उसके अलावा नॉन नेटिव स्पीकर जो हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी ओनरशिप का दावा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी आर क्लोजली रिलेटेड एंड पर्सनस फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन हिज आइडेंटिटी एज़ कम्पेयर टू एन L2। तो कुछ भी किया जाए, लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी पर जो है वो एक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट डालती है देन L2। उसके अलावा कुछ लिंग्विस्ट सजेस्ट करते हैं कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश जो फेस करता है डिफ़िकल्टी वाइल लर्निंग द लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दीज नोशंस, यानी कि इन जो नज़रिए हैं उनकी वजह से वो डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं। उसके अलावा दे आर लिमिटेड टू अ प्रिस्क्रिप्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ दे कैन यूज़ इट स्पेशली व्हेन इट कम टू अटेनिंग नेटिव स्पीकर्स लाइक फ्लुएंसी। तो यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के मसाइल पेश आ जाता है लैंग्वेज लर्न करते हुए, और ओनरशिप एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि डिफरेंट नेशन इसे यूज़ करते हैं। तो एक तरह से अगर आपको क्विज़ में आया तो आपने लिखना है कि इंग्लिश इज़ अ मल्टीलिंगुअल सेटिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि इंसान की फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है उस पर स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालती है उसकी आइडेंटिटी पर एज़ कम्पेयर टू एन L2, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 208 आ जाता है जिसमें हमने लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्टली जो है वो रिपीट होता है, ठीक है, तो आपने जो है वो इस पर गौर करना है। अब लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म क्या होता है? बेसिकली ये एक लैंग्वेज की डोमिनेंस होती है बाकी लैंग्वेज पर, या फिर पावरफुल लैंग्वेज होती है उसकी पावरलेस लैंग्वेज पर जो है वो एक तरह से डोमिनेंस होती है, गलबा होता है या पावर होती है, ठीक है। अब वो पावर सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से नहीं होती बल्कि आप कह सकते हैं कल्चर के हिसाब से होती है, गवर्नमेंट, एजुकेशन, मीडिया वगैरह के हिसाब से, हर तरह के लिहाज से जो है वो उसकी डोमिनेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेज टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, यानी कि किसी दूसरी लैंग्वेज पर किसी एक लैंग्वेज की पावर किसी दूसरी लैंग्वेज पर हर लिहाज से, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, गवर्नमेंट, मीडियम, ठीक है, ये दूसरी ज़बान को कमज़ोर और गरीब बनाती है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और उसका कल्चर जो है वो असर डालेगा उन लोगों पर जो दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि लाइक फॉर इंस्टेंस द ट्रांसफ़र ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू उर्दू। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट है उर्दू लैंग्वेज पर, ठीक है, वो उसकी एक डोमिनेंस है उर्दू लैंग्वेज पर हर तरह के लिहाज से। अगर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस चेक की जाए तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यही बात उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम मीडिया के हिसाब से देखें, कल्चर के हिसाब से देखें तो हर तरह के लिहाज से इसकी डोमिनेंस है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म लिंगर्स नॉट ओनली इन cultural spheres but in ideologically social, political and economic practices as well। तो वही बात मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का ये मतलब नहीं कि जस्ट लैंग्वेज के हिसाब से, बल्कि इन सब एस्पेक्ट में जो है वो एक तरह से आपकी डोमिनेंस होती है। उसके अलावा फ्लिप्सन के अकॉर्डिंग 1992 में बताया गया था कि लिंग्विस्टिक imperialism assume the active promotion of the language by the dominant class as an active expression of power of the powerful over the powerless, ठीक है। तो इनका मानना क्या था कि ये एक तरह से एक्टिव प्रमोशन है लैंग्वेज की डोमिनेंट क्लास के थ्रू अपनी पावर शो करवाने के लिए पावरलेस पर, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कल्चरल इंपीरियलिज्म बिकॉज इट इज़ लैंग्वेज विच एक्ट एज अ टूल टू मेडिएट टू परमिट imperialism।
तो उन्होंने बताया कि कल्चरल इंपीरियलिज्म से भी रिलेट कर दिया है, ठीक है। एक तरह से कल्चर भी जो है वो एक दूसरे को शो करवाया जाता है, ठीक है, और उसका भी एक तरह से स्ट्रांगली इम्पैक्ट। उसके अलावा यहाँ उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म जो कंसर्न करता है विद द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक हायरार्चिजेशन। मीन क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो टॉप पर होती हैं और उसके अलावा कुछ जो है वो बॉटम पर चली जाती हैं, यानी कि कुछ जो है वो हायर लेवल पर चली जाती हैं और कुछ लोअर लेवल पर चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसी तरह लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को डील करते हैं, उसके कल्चर को डील करते हैं इन सब एस्पेक्ट की बेस पर, ठीक है। उसके अलावा ये एड्रेस करता है कुछ इश्यूज़ को कि वाई सम लैंग्वेजेस कम टू बी यूज्ड मोर एंड अदर लेस, यानी कि कुछ लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कुछ को कम, तो उसको भी एड्रेस करता है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और एस्पेक्ट जो है वो हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वी कैन अज्यूम दैट देयर इज़ एन एसिमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ एशिया, यानी कि अगर तो हम मगरिब की बात करें या फिर उन ममालिक की बात करें जो कि हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह आ जाता है, और उसके अलावा अगर हम वेस्ट में अमेरिका देखें, कनाडा देखें, यूरोप देखें, ठीक है, उन कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक तरह से एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि बराबर का रिलेशनशिप नहीं है, एक तरह से गैर मुसावी रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोगों के लिए सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का मतलब सिंपल सा रखें याद के फ़र्क है, ठीक है, बराबर नहीं है, ठीक है। किस तरह से है लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म की बात करें तो लैंग्वेज इंटरलॉक विद द डायमेंशन ऑफ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज इन टर्म ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, यानी कि लैंग्वेज किस तरह से इंटरलॉक हो गई है, एक तरह से उस पर एक तरह से आप कह लें कि ताला से लग गया है, ठीक है। अगर हम सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज की बात करें किस टर्म में, कल्चर आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है। तो इन एस्पेक्ट की बेस पर क्या है कि एक लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है, ठीक है। उसके अलावा लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कैन बोथ बी ओवर्ट एंड कोवर्ट, यानी कि एक तरह से पोशीदा भी है और एक मुख्फी भी है। ओवर्ट और कोवर्ट जो होता है, बेसिकली ओवर्ट कहते हैं कि जो सबके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोवर्ट जो एक तरह से मुख्फी है, आप कह सकते हैं कि खुफिया या सबके सामने, ठीक है। ओवर्ट कहते हैं सबके सामने, ठीक है, नज़र आ रहा है, और कोवर्ट जो है वो हम कहते हैं कि खुफिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इट कैन टेक प्लेस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बट एट द एंड क्या होता है कि एक तरह से कि हेजमेनिक बिलीफ आ जाता है, डोमिनेंट एटीट्यूड आ जाता है और वैल्यूज़ वगैरह शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ों बताना क्या चाह रहे हैं कि एक लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कवर्ट लिंक विच एग्जिस्ट बिटवीन ईएलटी एंड ब्रॉडर सोसाइटल डेवलपमेंट। तो वही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज की बात है कि उसकी लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है, ठीक है, और लैंग्वेज इंटरलॉक है इन डायमेंशन के साथ, जिसमें हमारे पास सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज आ जाते हैं किस किस टर्म में, कल्चर, आइडियोलॉजी, सोसाइटल, उसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की बड़ी कोशिश की है, गला ख़राब था बट फिर भी मैं नो आप लोगों के एग्ज़ाम है तो आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा इस वॉइस के साथ भी, बट कॉन्सेप्ट आपको मिल गए हैं। आपने अब जो है एग्ज़ाम में जो है वो याद रखना है। कॉन्सेप्ट जो होता है ये कभी भी भूलता नहीं है, ठीक है, अगर आप इस पर अटेंशन दें, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर अच्छा लगा है तो उन लोगों की हेल्प करें जिनका ये सब्जेक्ट है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।